हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु वायरस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो है विश्व इतिहास से हम पढ़ेंगे आज फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी को संपन्न हुई। ठीक है, मैं बात करूं कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है, ये आधुनिक विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। यह कहना उचित होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, इस ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ, ये फ्रांस की भूमि पर तो जरूर हुआ, लेकिन इस ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो लगभग संपूर्ण विश्व भर में फैल गया। ठीक है, और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से जो कंपन हुआ, उस कंपन से पूरी दुनिया जो है हिल चुकी थी। इसका कहने का मतलब ये था कि यह जो क्रांति संपन्न हुई, ये तो हुई थी फ्रांस की भूमि पर, लेकिन इस क्रांति ने अपना प्रभाव जो है संपूर्ण विश्व पर डाला। इस क्रांति के फलस्वरूप ही संपूर्ण विश्व की जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखलाई पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं फ्रांस की क्रांति से थोड़ा समय पहले की बात करूं तो हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पुनर्जागरण पढ़ा था। पुनर्जागरण के पश्चात हमने पढ़ी थी इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति की पृष्ठभूमि में भी हमने यही देखा था कि पुनर्जागरण उसका एक प्रमुख कारण हमने माना था कि चूंकि यूरोप में जो है तो अभी सब लोगों का जो है तो पुनर्जागरण हो चुका था, तो सभी अपने अधिकारों की प्रति जो है निरंकुश राजतंत्र से जो है लड़ना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। उसी क्रम में हम पहुंचते हैं फ्रांस की क्रांति में। अब चूंकि फ्रांस की क्रांति से इसका ईयर देखिए 1789 में ये हुई। इससे पहले मैं एक घटना की और बात करूं जो प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस फ्रांस की क्रांति से संबंध रखती है, वो है आपकी 1776 में संपन्न हुई अमेरिका की क्रांति। ठीक है, क्योंकि जब अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका भी एक ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था, और 1776 में जब अमेरिका की क्रांति हुई तो उस अमेरिका की क्रांति में फ्रांसीसी सेना ने भी अमेरिका की हेल्प की थी। तो जब ये लोग युद्ध करने के पश्चात, अब चूंकि अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, जब ये वापस अपने देश लौटते हैं तो ये अपने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध जो है तो विद्रोह खड़ा कर देते हैं। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति में कोई हम एक कारण को ना मानते हुए हम सभी कारणों को सम्मिलित रूप से शामिल करते हैं, और यही सभी कारण मिल करके, उन सभी कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे कि यही सभी कारण मिल करके फिर अंततः फ्रांस की क्रांति को संपन्न करते हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा तो फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि की, तो यहां पर आपको यह जानना अनिवार्य है कि इस समय पर जो फ्रांस में जो राजतंत्र स्थापित है और वहां पर जो राजा है वो किस वंश से संबंधित होता था, वो था बोर्बो वंश का। ठीक है, यहाँ पर अभी बोर्बो वंश के शासकों का जो है तो शासन चल रहा होता है। अब थोड़ा सा बात करें हम बात बहुत पहले से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लुई 14 की, लुई 15 की और लुई 16 की, मतलब लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वें की। तो बात करते हैं लुई 14वें से कि लुई 14वें का जो शासनकाल हम पढ़ते हैं वो है 1643 से लेकर 1715 तक। ये भी एक बहुत ही निरंकुश शासक होता है। लुई 14 ये भी कैथोलिक धर्म का अनुयायी होता है, प्रवर्तक होता है, मानने वाला होता है। अब ये भी अपने राज्य में जो है कैथोलिक वाद जो है का प्रसार करना चाहता है। साथ ही साथ ये जितने भी शासक होते हैं ये सभी निरंकुश और दैवीय सिद्धांतों के आधार पर शासन करना इनका प्रमुख सिद्धांत होता है। दैवीय सिद्धांत मतलब कि मैं जो हूं, मैं जो राजा होता है वो देवताओं का प्रतिनिधि होता है, और जो राजा सिर्फ अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अपने कार्यों के लिए वो देवताओं के प्रति ही मात्र उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब कि राजा अपने कार्यों का स्पष्टीकरण किसी को भी नहीं देगा तो वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि लुई 14वां जो था उसका एक कथन है कि मैं ही राज्य हूं। अब इस कथन से आप समझ सकते हैं कि वह अपने से ऊपर किसी को भी वहां पर नहीं समझता था। ठीक है, हम बात करते हैं चूंकि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई, उन सभी क्रांतियों में जो सभी देशों में, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो फ्रांस की हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ेंगे आगे चल के रूस की क्रांति, हमने ये भी पढ़ा था कि इन सभी राज्यों में जो राजतंत्र स्थापित है और जो राजा बैठा हुआ है गद्दी पर, उस राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए कोई न कोई एक संस्था हुआ करती थी। जैसा हमने ब्रिटेन में पढ़ा था कि वहां पर पार्लियामेंट होती थी जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करती थी। साथ ही साथ राजा निरंकुश ना होने पाए इस हेतु वह प्रयास भी लगातार
करती थी। तो यहाँ पर भी राजा के निरंकुशता को रोकने के लिए एक जर्नल स्टेट्स नाम की एक संसद हुआ करती थी, पार्लियामेंट ही थी वो एक प्रकार से, लेकिन उसका जो नाम था वो था आपका स्टेट्स जर्नल। लेकिन स्टेट्स जर्नल का जो अंतिम अधिवेशन बुलाया गया था वो 1614 को बुलाया गया, ठीक है। 1614 में इसको जो है तो भंग कर दिया गया और उसके बाद से स्टेट्स जनरल की अधिवेशन जो है कभी बुलाया ही नहीं गया, ठीक है। तो आप देखें कि 1643 से लेकर 1715 तक लुई का शासन था। इसके बाद आता है लुई 15 जिसका शासनकाल होता है 1715 से लेकर 1774 तक, ठीक है। ये भी जो है बड़ा ही निरंकुश शासक होता है और इसका भी कथन होता है दोस्तों कि यह इसलिए कानूनी है क्योंकि यह मैं कह रहा हूं, ठीक है। वहां पर जो कि कानून व्यवस्था, कोई ऐसी स्पष्ट कानून व्यवस्था फ्रांस में उस समय थी ही नहीं, ठीक है, कि राजा उन कानूनों के आधार पर काम करे, ठीक है, ऐसी कुछ भी नहीं थी। वहां पर राजा जो बोल देता था उस समय पर जो है तो वही जो है कानून निर्मित हो जाता था। इस प्रकार से निरंकुशता वहां पर व्याप्त थी। लेकिन जब लुई 16वें का शासनकाल आता है, लुई 16वें के शासनकाल तक आते आते फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो सारी की सारी इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि चारों ओर जो है हर क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। और इन भ्रष्टाचार से जो है फ्रांस की जो आम जनता है, जो जनसाधारण वर्ग है, वो सबसे ज्यादा परेशान होती है और यही जनसाधारण वर्ग जो है आगे चलकर राजा के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है और हमें 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति के रूप में देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इस 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसके अंतर्गत हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अंततः परिणाम ये मिलेगा, इसका जो निष्कर्ष है कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ये टास्क है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है तो इस संपूर्ण क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा हुआ है जिनके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं कि इन बिंदुओं की चर्चा मैं अभी अपने पहले लेक्चर में करूंगा, पार्ट 1 में करूंगा और अंत में जो ये टॉपिक्स लिखे हुए इनकी चर्चा मैं सेकंड पार्ट में करूंगा। क्योंकि पहले अगर मैं इनको साथ में बनाने की कोशिश करूं तो मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको अच्छी चीजें और बहुत बेहतर तरीके से समझाऊं चीजों को, तो उसके लिए थोड़ा सा ये लेक्चर जो है तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांटकर मैं आपके सामने लाऊंगा। तो पहले जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे फ्रांस की क्रांति के कारणों की बात करेंगे और इन कारणों के अंतर्गत हम बहुत सारे कारण पढ़ते हैं और बड़े डिटेल से हम उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, दार्शनिकों का योगदान है, राजा रानी का चरित्र है, जो वहां की अव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे हम फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारणों को। जब अगर आप इस टॉपिक को समझ लेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने ये सारे बिंदु लिखे हैं, ठीक है, कि कहां से कब कब कैसे कैसे किन किन तिथियों में कौन कौन सी घटनाएं क्रमशः घटती चली गई और अंततः हमें देखने मिलता है कि 14 जुलाई 1789 में बास्तिल दुर्ग का पतन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पर तात्कालिक कारणों के अंदर बात करूंगा कि सबसे पहले यहाँ वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो शासक होता है, फिर उनको हटाते जाता है, कौन कौन से वित्त मंत्री आते हैं उन सबकी मैं बात करूंगा। इसके बाद आपका स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाता है, एक ऐसी संस्था जो राजा की निरंकुशता को रोकती है, तो मैं इस पर भी बात करूंगा। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय सभा की घोषणा करना, डेट लिखी हुई है, बाकी यहाँ पर सारा ईयर तो यही है आपका 1789। तो 17 जून को हुई टेनिस कोर्ट की शपथ, 20 जून को हुई संविधान सभा, 9 जुलाई 1789 में और बास्तिल दुर्ग का जो पतन होता है वो 14 जुलाई 1789 में होता है दोस्तों, ठीक है। तो बास्तिल दुर्ग के पतन जब हो जाता है, क्योंकि ये किस दिवस को होता है, 14 जुलाई को, और जब बास्तिल दुर्ग का पतन होता है तो हम इसी दिवस को 14 जुलाई को ही फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी बनाया जाता है, ठीक है। बास्तिल दुर्ग के पतन के पश्चात हम देखें तो अब चूंकि बास्तिल दुर्ग का पतन हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सभा गठित होती है और राष्ट्रीय सभा और उसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, उन कामों की चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, क्या, मानवाधिकारों की घोषणा की जाती है। उन मानवाधिकारों के अंतर्गत वहां पर फ्रांस में कौन कौन सी व्यवस्थाओं को लाया गया, नवीन व्यवस्थाओं को लाया गया, कौन कौन सी पुरातन व्यवस्थाओं को हटाया गया, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद है आपका नेशनल कन्वेंशन,
कि नेशनल कन्वेंशन थी क्या। ठीक है, ये उस समय पर फ्रांस में चुनाव के माध्यम से बनाई गई एक कन्वेंशन थी, उस पर बात करेंगे। उस बात ये भी करेंगे कि इस कन्वेंशन के सामने जब यह गठित हुई तो उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी और इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका डायरेक्टरी का शासन, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेपोलियन युग। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, स्वयं में नेपोलियन अपने आप में एक अध्याय के स्वरूप है इसका। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ही वह ऐसा व्यक्ति है जो जो अपने दम पर फ्रांस में जो है डायरेक्टरी का शासन स्थापित करता है और फ्रांस का प्रथम काउंसिल भी नियुक्त किया जाता है। और यही वो पहला व्यक्ति है जिसने लगभग संपूर्ण यूरोप के मानचित्र को जो है बदल कर रख दिया था। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन का युग जब समाप्त होता है, कहने का मतलब है कि 1815 में जब वाटरलू का युद्ध होता है और उस युद्ध में जब मित्र राष्ट्र मिलकर के नेपोलियन को हरा देते हैं, तो हराने के उपरांत एक वियना कांग्रेस संपन्न की जाती है। वियना एक कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में एक कांग्रेस संपन्न की जाती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं ऑस्ट्रिया के ही प्रधानमंत्री मेटरनिख। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है वियना कांग्रेस का? इसका उद्देश्य रहता ये है कि नेपोलियन ने लगभग अपनी जीतों के माध्यम से, जितने भी युद्ध लड़े थे नेपोलियन ने सभी जीते, और जीत के माध्यम से उसने जो यूरोप के सारे मानचित्र को बदल कर रख दिया था, उस मानचित्र को पुनः नेपोलियन के युग से पहले के रूप में ही व्यवस्थित करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद वियना कांग्रेस के बाद हम पढ़ते हैं फ्रांस में 1830 और 1848 की क्रांतियां। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि फ्रांस में 1789 में ही बस क्रांति हुई। ठीक है, क्योंकि जब लुई 16वें को नेशनल कन्वेंशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण इसके द्वारा किया गया काम होता है कि लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जब ये नेपोलियन युग प्रारंभ होता है, तत्पश्चात जब ये वियना कांग्रेस होती है, तो विजित राष्ट्रों के द्वारा जो है यहाँ पर फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश का राजतंत्र स्थापित कर दिया जाता है और लुई 16वें के भाई लुई 18वें को 18th को जो है वहां का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। अब पुनः फिर वो राजा जो है निरंकुश होता है और उसके बाद ही फ्रांस में 1830 को और क्रमशः 1848 को भी क्रांतियां संपन्न होती हैं। तो ये तो था हमारा एक विषय वस्तु जो हम फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इन्हीं में से आपका जो पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है, वो है आपका फ्रांस की क्रांति के कारण। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों की। तो चलिए, कारणों के अंदर अगर हम देखें कि फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक आरेख बनाया है और उन आरेखों में फ्रांस की क्रांति के मैंने सभी कारणों को यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। चूंकि स्पेस कम है यहाँ पर और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास है मेरा, तो अभी हमने यहाँ पर सभी कारणों को लिखते हुए मैंने सिर्फ एक कारण का उल्लेख किया है, सामाजिक कारण का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण थे फ्रांस की क्रांति होने के पीछे। तो सबसे पहला है आपका सामाजिक कारण, उसके बाद है आपका राजनीतिक कारण, फिर है आपका आर्थिक कारण, फिर है राजा रानी का चरित्र, इसके बाद है अव्यवस्थित शासन प्रणाली, फिर है आपका न्यायिक कारण, इसके बाद है दार्शनिकों का योगदान और अंत में है आपका तात्कालिक कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है, ये तो थे फ्रांस की क्रांति के कारण, लेकिन हमने जो ये तात्कालिक कारण हैं इसको भी हमने किसमें शामिल किया है? फ्रांस की क्रांति के कारणों में। लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब कि तात्कालिक कारण जो है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रश्न बनता है। ठीक है, ठीक है, कि उस समय पर ऐसी कौन कौन सी तात्कालिक घटनाएं घटित हुई कि फ्रांस की क्रांति जो है संपन्न हो गई। तो मोस्टली जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 10 सालों के अंदर ही जो है वो सारे कारण एक साथ घटित हो चुके थे और 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हो गई। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा या यूपीएससी की परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। अगर फुल लेंथ में आता है तो 15 नंबर में आएगा और एक एक अगर पूछ लिया कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों का वर्णन करो, उल्लेख करो, तो आपको ये 6 मार्कर में एक जो है पॉइंट आपको पूछा जा भी चुका है और पूछा भी जा सकने की संभावना बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे कारण। अब इनमें जो पहला कारण था आपका फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों का उल्लेख करो, अब हम उसका वर्णन करते हैं। सामाजिक कारणों के अंदर देखिए, मैंने आरेख में यहाँ पर 2 चीजें बताई हुई हैं।
जो कि हमारे एक विद्वान हैं और विद्वान का नाम है एम फागे। ठीक है, क्या नाम है? एम फागे। एम फागे महोदय का कहना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वो निरंकुश राजतंत्र की अपेक्षा ये जो असमानता के विरुद्ध अधिक थी। कहने का मतलब कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था उस समय थी, उन सामाजिक व्यवस्थाओं में दो तरह के लोग थे। उन हमने दो भागों में इनको बांटकर पढ़ते हैं। एक वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और दूसरा वर्ग था विशेषाधिकार हीन वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, विशेषाधिकार प्राप्त का मतलब कि ऐसा वर्ग था जिसको सभी प्रकार के अधिकार वहां पर प्राप्त थे, हम बात करेंगे। और दूसरा वर्ग था विशेषाधिकार हीन वर्ग। तो इनमें देखिए, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को पुनः हमने दो भागों में बांटा। इनमें कौन कौन से लोग थे? एक था आपका पादरी वर्ग और दूसरा था आपका सामंत वर्ग। जबकि विशेषाधिकार हीन वर्ग में आपके कृषक थे, विद्वान थे, श्रमिक हैं, व्यापारी वर्ग हैं और मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग में जैसे कि हम शिक्षक को शामिल कर लेते हैं, कुछ चिकित्सक रहे होंगे, इंजीनियर रहे होंगे, इन सबको हमने मध्यम वर्ग में शामिल किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की किस प्रकार ये जो सामाजिक कारण था ये फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी हुआ। अब विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की बात मैं करूंगा, तो इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में सबसे पहला मैंने बात करी थी पादरी वर्ग। तो मैं पादरी वर्ग की बात करता हूं कि पादरी वर्ग की जो स्थिति थी उस तात्कालिक फ्रांस में, तो फ्रांस की जो सामाजिक संस्तरण में इनका स्थान जो था पहला था, मतलब सबसे उच्च पादरी वर्ग थे, फिर सामंत वर्ग थे और तीसरा वर्ग स्थान किसका था? इन विशेषाधिकार हीन वर्गों का। तो सबसे ऊपर थे पादरी वर्ग। ठीक है, इन पादरी वर्ग जो थे वहां पर, तो फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे तो धार्मिक व्यवस्था हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में इनका वर्चस्व था उस समय पर। उस समय पर फ्रांस में धार्मिक न्यायालय भी हुआ करते थे और ये जो धार्मिक न्यायालय थे, अगर कोई व्यक्ति धर्म की बातों को नहीं मानता, इनकी बातों की उपेक्षा करता है, तो वो क्या कर दिया करते थे? उन न्यायालयों के माध्यम से उन व्यक्तियों को वो सजा भी दे दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी और उन सारी संपत्तियों के मालिक कौन होते थे? यही पादरी वर्ग हुआ करते थे। और ये पादरी वर्ग जो था, ये आम जनता से, जो ये विशेषाधिकारहीन वर्ग है, इनकी कुल आय का लगभग 10% जो है वार्षिक धर्मांश कर के रूप में ये लोग ग्रहण भी करते थे। और कार्य पद्धति के आधार पर ये जो पादरी वर्ग थे ये दो प्रकार के थे। एक था आपका उच्च पादरी और दूसरा है आपका निम्न पादरी। ठीक है, ये जो उच्च पादरी है, उच्च पादरी वर्ग के पास जो है, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि इनकी जो कुल जनसंख्या थी उस समय पर, वो फ्रांस की कुल संख्या का कितना थी? लगभग वो 1.5 लाख थी संख्या में। जबकि इस पादरी वर्ग के पास संपत्ति का, फ्रांस की कुल संपत्ति का 20% इनके पास है, जबकि जनसंख्या मात्र इनकी कितनी है? 1.5 लाख है। ये जो पादरी वर्ग में मैंने दो भागों में बांटा, उच्च पादरी और निम्न पादरी। इनमें उच्च पादरी वर्ग जो है वो कहां पे रहता था? वो शहरों में रहता था। शहरों में रहने के साथ साथ वो भोग विलासता का जीवन व्यतीत करता था। जबकि जो निम्न पादरी वर्ग थे ये गांवों में रहते थे। ठीक है, इनके पास इतनी भी आय नहीं होती थी कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते। तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि ये जो निम्न पादरी वर्ग है ये हमेशा जो है उच्च पादरी वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते, क्योंकि इनकी स्थिति का जो कारण था वो कौन थे? उच्च पादरी वर्ग। इसलिए जब जब ये आम साधारण वर्ग जो है, जब ये विद्रोह की लहर को उठाने लग गया राजा के विरुद्ध, तो इसी निम्न पादरी वर्ग ने इन लोगों का क्या किया था? क्रांति काल में सपोर्ट किया था, सहायता की थी। ठीक है, एक कारण तो ये। दूसरा है यहाँ पर देखें सामंत वर्ग। ठीक है, अब सामंत वर्ग की बात करूं तो सामंत वर्ग को उस समय के फ्रांस में सभी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि ये जो सामंत वर्ग था ये फ्रैंक विजेता, अपने आप को फ्रैंक विजेता का वंशज मानते थे। साथ ही जो राजा के करीबी व रक्त संबंधी होने के नाते इन्हें जो है राज्य के बड़े बड़े उच्च पदों पर भी बैठाया गया। ठीक है, इनकी जो कुल जनसंख्या है वो फ्रांस की कुल जनसंख्या का लगभग 1,40,000 थे। ठीक है, जबकि इनके पास फ्रांस की कुल संपत्ति का कितनी संपत्ति है? 30%। ठीक है, इसको भी कार्य पद्धति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, उच्च सामंत और निम्न सामंत। ये जो उच्च सामंत थे ये मुख्य रूप से नगरों की राजधानियों में रहते और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो है व्यतीत करते। इनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था।
ये तो बस राजा की चाटुकारिता करते और अपना काम सिद्ध करते। जबकि ये जो निम्न सामंत वर्ग थे, ये मोस्टली ये सैनिक सेवा दिया करते थे फ्रांस के लिए, और जब ये वापस अपने घर आते तो हमेशा ये जो उच्च सामंत थे इनको बहुत ये मतलब कि घृणा की दृष्टि से देखते। ठीक है, अब फिर क्रांतिकाल में हुआ क्या कि यही निम्न सामंत जो है इन विशेषाधिकारहीन वर्गों का जो है साथ देता है और क्रांति विशेषाधिकारहीन वर्ग की। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझना जरूरी ये है कि हमने ऐसा क्यों इनको डिवाइड किया है कि ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है और ये विशेषाधिकारहीन वर्ग है। तो थोड़ा सा समझना ये है आपको कि उस समय के फ्रांस में, चूंकि आपको पता है कि जो संपूर्ण उच्च पदों पर बैठे हुए यही है, पादरी वर्ग है, सामंत वर्ग है। इनको जो है कि किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या धार्मिक पदों पर जो है बैठाया नहीं गया। ठीक है, तो इनका एक तो प्रतिनिधि भी जो है तो वहां पर है नहीं कोई भी। अगर मैं बात करूं तो उस समय पर जितने भी कर प्रचलित थे, चाहे वो आपका गैबिल कर हो, चाहे वो आपका टेथिस कर हो, चाहे वो आपका पथ कर हो, चाहे वो आपका भूमि कर हो, इन सभी प्रकार के करों को का वहन किसको करना पड़ता था? इन सभी वर्गों को करना पड़ता था। ठीक है, जबकि अधिकांश संपत्ति किनके पास है? इन वर्गों के पास है। तो इनसे किसी भी प्रकार का कर जो है वसूल नहीं किया जाता था। टाइथ कर इनसे लिया जाता। गैबिल कर एक प्रकार का ये नमक कर होता था, और ये इस जनता पर ये थोपा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक होगी उसको साल में एक निश्चित दर पर इतना नमक जो है खरीदना पड़ेगा और उस नमक पर इतना गैबिल टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। जबकि इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है वहन नहीं करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए इनको हमने बांट दिया विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में और विशेषाधिकारहीन वर्ग में। अब मैं बात करूं तो देखिए कि ये जो वर्ग था ये फ्रांस की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5 करोड़ था। ठीक है, और इस 2.5 करोड़ लोगों में फ्रांस की कुल संपत्ति का लगभग 50%। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हुए? ये है 1,40,000 और ये है 1.5 लाख, मतलब 3 लाख लोगों में, और फ्रांस की 20% और 30%, मतलब कि 3 लाख लोग ये है पादरी और सामंत वर्ग, इनके पास 50%, और ये 2.5 करोड़ लोग हैं इनके पास 50% है। तो अमीर कौन है? अमीर तो ये। ठीक है, लेकिन इनसे जो है किसी भी प्रकार का कोई कर जो है वसूल नहीं किया जाता था, क्योंकि इनकी स्थिति जो है, चूंकि नियम कानून बनाने वाले कौन? सब यही लोग बैठे हुए हैं, तो ये अपने हितों के अनुसार जो है वहां पर नियम कानून बनाया करते। अब मैं बात करूं कृषक की, तो कृषक की स्थिति वहां पर इतनी दयनीय नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन फिर भी इनके पास जितना भी उपज होता वो अपनी लगभग उपज का 80% आय जो है वो या धार्मिक कर के रूप में या गैबिल कर के रूप में या किसी न किसी प्रकार से जो है वो उनको देना पड़ता था। तो आय का बहुत कम हिस्सा इनके पास बचता था, जिसके कारण ये जो वर्ग है ये हमेशा इन वर्गों से जो है तो घृणा की दृष्टि से देखता और एक विद्रोह की भावना जो है मन में दबाए बैठा हुआ था। अब बात करते हैं विद्वान चूंकि आपको पता है कि विश्व भर में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सभी क्रांतियों में इन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से विद्वान थे, क्या क्या योगदान था, वो हम चर्चा जो है यहाँ पर करेंगे। ये एक अलग सा पॉइंट है यहाँ पर। तो विद्वान वर्ग को चूंकि उस कालीन समाज में जो उनको स्थान मिलना चाहिए, जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, वो उस फ्रांस में नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इन लोगों ने क्रांतिकाल में किसका? इन विशेषाधिकारहीन वर्गों का या मध्यम वर्गों का साथ दिया। इसके बाद बात करते हैं श्रमिक वर्ग। चूंकि उत्पादन में अधिकांश हिस्सा, मतलब उत्पादन का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? पूंजी तो ठीक है इनकी है, लेकिन करने वाले ये है। इनको इतना भी नहीं आय हो पाती थी कि ये अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर पाए। ठीक है, इनके हितों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता था, ना तो इनके काम के घंटे फिक्स थे इनके लिए, ना तो कोई अन्य सुविधाएं किसी प्रकार की मिल पा रही थी, इसलिए ये भी जो है तो अपने मालिकों से रुष्ट थे। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के पास ये आर्थिक रूप से संपन्न तो थे, लेकिन इनको मुक्त व्यापार या व्यापार करने के लिए इनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इनका व्यापार जो है इन वर्गों के कारण जो है वो बाधित होता रहा। तो ये भी वर्ग जो था वो अप्रसन्न रहता था हमेशा। अब मध्यम वर्ग की बात करूं तो मध्यम वर्ग किसी भी समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो ना तो गरीब होता है ना ही अमीर होता है, मतलब कि वो उसकी स्थिति जो है अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि ये वर्ग जो है अपनी अधिकांश आय का जो अधिकांश हिस्सा है उसको कर के रूप में वहन करना पड़ता, और जबकि उसको जो है
किसी भी प्रकार का कोई सुविधाएं उसके नाम पर नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ये सारे वर्गों ने मिल करके और निरंकुश और भ्रष्ट जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो राजतंत्र थे, उनके विरुद्ध जो है एक विद्रोह की लहर फूटी और कालांतर में जो है 1788 में हमें फ्रांस की क्रांति के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फ्रांस में जो असमानता थी, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार हीन वर्ग, यही असमानता जो है एक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम कि फ्रांस की क्रांति के हमने सामाजिक कारण कर लिए, अब है राजनीतिक कारण, और यहाँ पर हम देखेंगे आर्थिक कारणों को। ठीक है, तो सामाजिक कारणों के अंतर्गत बात करूं, ये कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आप जो है तो सामाजिक जो राजनीतिक कारण है वो फ्रांस की क्रांति के लिए कैसे जिम्मेदार है, ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, मैंने पहला लिखा यहाँ पर कि निरंकुश राजतंत्र। तो निश्चित रूप से उस समय पर जितना भी बोर्बो वंश के जितने भी शासक हुए, चाहे वो लुई 14 हो, 15 हो, 16 हो, तो वो सब शासकों का जो शासन काल था वो निरंकुश था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि राजा के कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर फ्रांस में एक संस्था थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। अब स्टेट्स जनरल को तो 1614 में ही क्या कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया। तो लगभग ये जो संस्था थी ये एकदम से मृतप्राय हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जो शासक हुए वे सारे शासक जो है दैवीय सिद्धांत के आधार पर शासन चला रहे थे। दैवीय सिद्धांत क्या होता था कि राजा जो है अपने कार्यों के लिए सिर्फ देवताओं के प्रति उत्तरदायी मानता था, और वो राजा जो है ऐसा सोचता था कि मैं जो हूं वो देवताओं का प्रतिनिधि हूं। साथ में यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट हुआ करती थी, क्योंकि अब ये जो है तो स्टेट्स जनरल जो है तो समाप्त हो ही चुकी थी। अब जो है राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था और थी वहां पर जिसका नाम पार्लियामेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, और मुद्रा युक्त पत्र, तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। जो पार्लियामेंट थी ये एक प्रकार के न्यायालय होते थे तात्कालिक फ्रांस में। ये इन न्यायालयों का काम क्या होता था कि राजा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था उन आदेशों को वो लेखबद्ध करने का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। जैसे राजा ने कोई आदेश दिया कि भाई जनता पर जो है तो 10% कर को बढ़ा दो, तो राजा ने ये बोला, तो उसको लिपिबद्ध जब कर लेगा कौन, पार्लियामेंट, तो वो जो है एक कानून बन जाता है। तो ये जो पार्लियामेंट थी ये राजा पर अंकुश लगाने का काम करने के लिए थी वहां पर, लेकिन इसके जो अधिकारी थे, जो भी उच्च पदाधिकारी थे, वो सारे के सारे भ्रष्ट और अनैतिक थे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लालसा थी कि मैं उच्च पद पर बैठूं, अब चूंकि राजा ही नियुक्त करता था, तो अगर ये राजा की बातों को नहीं मानेंगे तो राजा क्या करता, इनको इनके पद से हटा देता। तो निश्चित तौर पर इनका जो पद था वो भी एक भ्रष्ट पद था। तो इस प्रकार से राजा की निरंकुशता पर कभी भी अंकुश लगाया नहीं जा सका। इसके बाद ध्यान देना है मुद्रा युक्त पत्र, जिनको हम जो फ्रांस के लैंग्वेज में बोलते हैं भाषा में लेटर द कैचे। ये क्या होते थे कि ये एक पत्र होते थे। अब मुद्रा का मतलब क्या, मुद्रा का मतलब है पद, सील, है ना, जो हम सील लगाते हैं ना, वही कि एक पत्र होता था। अब इस पत्र में जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा होता था और अंत में जो है राजा का सील लगता था। ठीक है, तो इस पत्र में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम भरकर उस किसी भी व्यक्ति का अगर आपने नाम डाल दिया और यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट में क्या कि आपने धर्म का पालन नहीं किया, तो आपको सजा दी जाती है। तो होता क्या था कि इस काल में ये लेटर द कैचे जो पत्र होते थे ये भी खरीदे और बेचे जाते थे। मतलब इसमें आप किसी भी व्यक्ति का नाम भर करके उन्होंने वो काम किया हो या ना किया हो, आप बस नाम भर करके उनके विरुद्ध जो है मुकदमा कायम करके और आप उन्हें कैद में डाल सकते थे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी तात्कालिक फ्रांस में संचालित हो रही थी, और इन्हीं सब राजनीतिक कारण मिल करके फ्रांस की क्रांति को संभव बनाया। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारण की। अब चूंकि फ्रांस की जो आर्थिक कारण थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। प्रोफेसर हेजन महोदय है वो लिखते हैं कि जो राजा का जो व्यय है वो आय के हिसाब से व्यय नहीं करता, वो व्यय के हिसाब से राजा आय प्राप्त करता है। कहने का मतलब कहा जाता है ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए, लेकिन वहां पर इसका उल्टा होता था। पहले राजा जो है अपने पैर पसारते और फिर वो उस हिसाब से चादर को लंबा करते। तो यहाँ पर होता ये था कि अब राजा को ये धन प्राप्त कहां से होता था,
या तो राजा जो है जनता पर कर लगाता और कर से जो उसको राशि प्राप्त होती वो उस पैसे का उपयोग अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने में करता। अगर कमी पड़ती तो फिर वो और अधिक कर लगा देता, और भी कमी पड़ती तो वो क्या करता, विदेशों से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर लेता। अब चूंकि ब्याज दर आपने ऋण लिया है कहीं और से तो उसकी ब्याज भी अदायगी करनी है। तो जो जो फ्रांस का जो राजकोष था वो लगभग ब्याज की अदायगी में ही खाली हो जा रहा था। तो धीरे 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 करके फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी गंभीर बन गई। और यहां पर देखिए साथ में जो यहां पर फ्रांस में दो प्रकार के कर जो है चल रहे थे। एक था आपका अप्रत्यक्ष कर, एक दूसरा था आपका अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष करों में आपका संपत्ति कर था, भूमि कर था, पथ कर था। पथ कर मतलब कि लोगों को अगर भूमि को पार भी करना, जैसे कि आप जा रहे हो रोड से और आपको भूमि उसको पार करके जाना है तो आपसे जो है तो टोल टैक्स के रूप में कर वसूल किया जाता था, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में नमक कर हो गया, नमक कर को गैबिल कर के नाम से भी जाना गया। अब ये गैबिल कर जो था उस काल में एक अनिवार्य कर था, नमक कर। मतलब कि मैंने बताया कि जिस किसी की भी उम्र 7 वर्ष से ऊपर होगी उस पर यह अनिवार्य रूप से बाध्यता लाद दी गई थी कि वह हर वर्ष जो है 7 पाउंड नमक उसको खरीदना अनिवार्य है। तो उस आधार पर जो है तो उसको कर भी देना पड़ता। साथ में तंबाकू कर है, शराब कर है। तो ये दो प्रकार के कर थे। तो बात ये उठती है कि ये जो कर थे ये देने किसको पड़ते थे? ये देने पड़ते थे आम जनता को, जबकि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई कर देना नहीं पड़ता था। और यही वो सारे कारण मिल करके जो ये आर्थिक जो अव्यवस्था फैलाई थी वहां पर राजा के द्वारा, इन्हीं सब कारणों ने मिलकर के फ्रांस की क्रांति को संभव बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं हम राजा रानी का चरित्र और अव्यवस्थित शासन प्रणाली के बारे में। तो राजा रानी का चरित्र कैसे एक कारण बनता है फ्रांस की क्रांति का, जो कि जो लुई 16 था ये 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का शासक बनता है, ठीक है। अब जो ये है लुई 16वां, शासन और प्रशासन संबंधी कार्यों में जो है इसका मन नहीं लगता। ये तो सिर्फ अपना शिकार खेलने में या बंदूक चलाने में या नाट्यशालाओं में ही इसका अधिकतर जो समय है वो व्यतीत होता था। तो कहने का मतलब ये था कि ये तो था ही था, लेकिन जो रानी थी इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था अंतोवानेट, ठीक है, अंतोवानेट, लेकिन काफी ये एक विदुषी महिला थी और राजनीति में भी इसकी काफी अच्छी पकड़ थी उस समय पर। लेकिन इस रानी पर सामंतों का प्रभाव अत्यधिक था, ठीक है। अगर रानी को कोई काम करना भी होता था तो क्या करते, सामंत लोग ये जो थे ये रानी को रोक देते थे कि रानी आप ऐसा काम ना करिए। तो फलस्वरूप इनका जो अधिकांश समय गुजरता था, राजा हो रानी हो, उनके जो सामंत थे, जो उच्च पादरी वर्ग थे, इनका अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता था? वर्साया के शीश महल में, ठीक है, जो पेरिस में स्थित था, फ्रांस की कैपिटल। वर्साय के शीश महल में ही ये आमोद प्रमोद करते हुए अपना सारा दिन जो है व्यतीत कर देते। और सारा मोस्टली जो राजा का जो राजकोष में जो पैसा खर्च होता था वो सारा इन्हीं लोगों की अय्याशियों में खर्च हो जाता था, ठीक है। तो यही कुछ कारण थे जिन कारणों ने फ्रांस को जो है तो क्रांति की राह में ला करके खड़ा कर दिया। उनमें था राजा रानी का चरित्र। इसके बाद बात करते हैं अव्यवस्थित शासन प्रणाली के बारे में। अब जो था उस समय पर जो फ्रांस का जो शासन तंत्र था, जो प्रशासन तंत्र था, वो हमने पढ़ा अभी तक, तो वो भ्रष्ट हुआ करता था। साथ ही हमारे फ्रांस में दो प्रकार के तत्कालीन प्रांत हुआ करते थे। एक का नाम था गवर्नमेंट जो कि 30 हुआ करते थे संख्या में, और दूसरा था आपका जनरलिते जिनकी कुल संख्या हुआ करती थी 43। ये प्राचीन प्रांत हुआ करते थे और जनरलिते ये नवीन प्रांत थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट प्रांत थे इनके जो प्रमुख होते थे उनको गवर्नर के नाम से जाना गया, जबकि जो नवीन प्रांतों के जो प्रमुख थे उनको एतांदा बोला गया। इनमें बेसिक डिफरेंस ये था कि जो गवर्नमेंट के प्रमुख होते थे इनका जो पद था वो वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का मतलब कि पहले अध्यक्ष बना पिता, फिर बना पुत्र, फिर उसका पुत्र, तो ये ऐसे वंशानुगत था। तो कहने का मतलब कि राजा इनकी नियुक्ति तो नहीं करता था, पद वंशानुगत होने के कारण क्या था कि अब पद फिक्स हो चुका था, ठीक है। तो राजा भी इनको जो है तो हटा नहीं सकता था, तो इनका भी अधिकतर समय जो है वर्साय के शीश महल में ही
ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने में प्रतीत होता और जनता के कार्यों में या प्रशासनिक कार्यों में इनका जो मन था वो लगता ही नहीं था। इसके बाद बात करें एतानदा की, तो एतानदा की नियुक्ति की जाती राजा के द्वारा, लेकिन राजा इनको हटा भी सकता है, इनकी नियुक्ति भी कर सकता है। तो ये वफादार किसके प्रति होंगे, जनता के प्रति या राजा के प्रति? तो निश्चित तौर पर राजा के प्रति ही वफादार होंगे। तो राजा ने अगर इनको कोई काम करने को बोला, क्योंकि राजा चूंकि पहले से ही प्रशासनिक कार्यों में उसका मन लगता ही नहीं था, ठीक है, तो ये जो थे एतानदा, ये हमेशा राजा की ही बातों को सुनते, उनकी ही बातों को मानते और जनता के सुख दुख व उनके कष्टों को समझने का वो प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो प्रांतों के प्रमुख थे, ये भी क्या थे, ये ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने में लगे हुए थे और जनता की जो बातें थी, उनके जो कष्ट थे, उन पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। इस प्रकार से ये जो अव्यवस्थित शासन प्रणाली थी, तंत्र था, ये भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण बन जाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम फ्रांस की कानून व्यवस्था की और फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था इसके बारे में। तो पहला आपका कानून व्यवस्था, इसमें अभी तक हमने देखा है कि अभी तक फ्रांस में दो प्रकार के प्रांत हुआ करते थे, एक गवर्नमेंट के नाम से जो प्राचीन थे और दूसरा है आपका जनरली जो कि नवीन प्रांत थे। तो अभी तक जो फ्रांस में जो कानून व्यवस्था थी वो सभी प्रांतों में लगभग अलग अलग प्रकार की देखने मिलती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार के कानून प्रचलित थे और इन कानूनों की जो संख्या मिलती है हमें, वो लगभग 385 प्रकार के कानून मिलते हैं। कि जैसे इस प्रांत में अगर चोरी करना के लिए 2 साल की सजा होगी, तो हो सकता है कि दूसरे प्रांत में 1 महीने की सजा हो सकता है कि तीसरे प्रांत में कोई सजा का प्रावधान ही ना हो। तो इस प्रकार से हर प्रांतों में जो कानून थे वो अलग अलग प्रकार के थे और उन कानूनों में एक रूपता का हमें अभाव देखने मिल रहा था तत्कालीन फ्रांस में। इसके बाद बात करें कि जो उस समय पर जो न्यायालय हुआ करते थे, न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार था वो क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट नहीं था। जैसे मैं बात करूं अभी हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो हमारा जो हाई कोर्ट है, आपको पता है वो जबलपुर में है, पीठ फिर ग्वालियर और इंदौर में है। तो हर हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार फिक्स होते हैं कि आपको इतने जिलों का प्रभार जो है दिया जाता है। तो इस प्रकार से वहां फ्रांस में जो न्यायालयों का क्षेत्राधिकार था वो निर्धारित नहीं था कि मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर केस जो है दायर कर सकता था और उसकी सुनवाई जो है किसी भी न्यायालय में हो सकती थी। और साथ ही साथ जो न्यायालय में न्यायाधीशों के पद होते थे, उन पदों की खरीद फरोख्त भी हुआ करती थी, जिससे कि ये पद जो है ये भ्रष्ट हो चुके थे। इस प्रकार से जो फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी काफी भ्रष्ट हो चुकी थी। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति का ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब बात करते हैं दार्शनिकों का योगदान। तो फ्रांस की क्रांति में या विश्व की जितनी भी क्रांतियां हुई, उन सभी क्रांतियों में दार्शनिकों की एक प्रमुख भूमिका रहती है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो ये प्रमुख फ्रांसीसी विद्वान हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को संभव बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की। अब मैं बात करता हूँ रूसो की, कि रूसो एक प्रमुख विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस पुस्तक के माध्यम से ही उन्होंने तात्कालिक जो निरंकुश राजतंत्र था उस राजतंत्र पर इन्होंने प्रहार किया। और इनका मानना था, क्योंकि ये मानव के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, इनका मानना था कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वर्तमान समय पर ये जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और रूसो ही वो व्यक्ति हैं जो फ्रांस में पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं और इन्हीं के बल पर फ्रांस की क्रांति को संभव भी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं वोल्टेयर की। वोल्टेयर भी फ्रांसीसी विद्वान हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, व्यंग्यकार हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है लेटर्स ऑन इंग्लिश और दूसरी पुस्तक का नाम है एडिक। तो वोल्टेयर जो है वो चर्च को चूंकि तात्कालिक जो व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था थी फ्रांस में, वहां पर जो उच्च पादरी वर्ग थे, हमने अभी तक देखा कि वो भ्रष्ट और अनैतिक हुआ करते थे। तो वो चर्च के खिलाफ हमेशा जब भी अपनी पुस्तक लिखते तो वो चर्च को अपनी पुस्तकों का केंद्र बिंदु में रखते।
ठीक है। तो उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से चर्च को एक कुविख्यात वस्तु भी कहा है कि अगर चर्च को या इस सिस्टम को, चर्च को, इनके पादरियों को समाप्त कर दिया जाए तो जो फ्रांस है या किसी भी राज्य में की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके बाद बात करता हूं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, ये भी फ्रांसीसी विद्वान है। इनकी जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, हिंदी में इसको कानून की आत्मा कहते हैं। अब ये जो है, इन्होंने प्रमुख रूप से ये जो गणतंत्रात्मक जो लोकतंत्र है उसकी ये प्रबल समर्थक थे। क्योंकि अभी इंग्लैंड में जो है तो राजतंत्र की जगह पर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो उन्होंने उसका रिजल्ट भी देखा कि वहां पर जो है अब सब कुछ शांति व्यवस्था कायम है। तो इस प्रकार से उन्होंने फ्रांस में भी लोकतंत्र की स्थापना करने पर बल दिया और साथ ही साथ इन्होंने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया वो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया कि हर जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को के सुचारू संचालन के लिए सबको पृथक पृथक होकर के अपना काम करना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे संस्था पर जो है हस्तक्षेप ना करे। इसके बाद बात करता हूं मैं डिदरो की। डिदरो की जो पुस्तक है वो है इनसाइक्लोपीडिया और इस पुस्तक के माध्यम से भी उन्होंने अपने फ्रांसीसी जो निरंकुश राजतंत्र था उस राजतंत्र पर इन्होंने कटाक्ष करना प्रारंभ किया। तो इन विद्वानों की मदद से ही, जो कि इन्होंने जनता में क्या किया, जो हम पढ़ते ना पुनर्जागरण, तो जनता को जगाने का जो काम किया वो इन्हीं विद्वानों ने किया, अपनी पुस्तक के माध्यम से किया और इन्हीं के विचारों को जनता ने सुन करके, देख करके, समझ करके और फिर निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो पाया वो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बात करते हैं हम फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारणों में। तो तात्कालिक कारण भी फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था, ये हमने आरेख में देखा था। लेकिन ये एक पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है 6 मार्कर में कि फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारणों का उल्लेख करिए, वर्णन करिए। तो यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से बिंदु है यहाँ पर ये देखना है आपको। सबसे पहले मैंने लिखा है कि यहाँ पर वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसके करने के बाद उनको फिर हटाना। इसके बाद है स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सभा की घोषणा, टेनिस कोर्ट की शपथ, संविधान सभा की घोषणा और लास्ट में है आपका बास्टील दुर्ग। बास्टील दुर्ग का जब पतन होता है 14 जुलाई 1789 में, उसी समय फ्रांस की क्रांति को संपन्न माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि तत्कालिक कारणों में जो पहला कारण था आपका वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करना, वह हटाना। तो जो कि आपको पता है कि अभी तक, मतलब इस स्थिति तक फ्रांस के जितने भी शासक हुए, अभी मैं बात कर रहा हूँ लुई 16 की और उसकी पत्नी अंतवानेत की, सामंत और पादरियों की, जो अपना विलासतापूर्ण जीवन जी रहे होते हैं वर्षाय के शीश महल में। अब इसके कारण होता क्या है कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। अब फ्रांस की इस स्थिति को सुधारने के लिए जो लुई 16वें के द्वारा जो है क्रमशः कई सारे वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब कई सारे वित्त मंत्रियों की नियुक्ति राजा क्यों करता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले जो वित्त मंत्री आते हैं वो है आपके तुर्गो। तुर्गो का जो काल होता है वो 1774 से 76 तक रहते हैं वो। अब तुर्गो को बुलाया जाता है, वित्त मंत्री के पद पर बैठाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि आपको फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है और उसके लिए जो उपाय संभव हो पाए वो आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तुर्गो ने फ्रांस में एक 4 सूत्री कार्यक्रम चलाया। 4 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कुछ था प्रावधान कि फ्रांस में जो व्यापार होता है वो मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया जाए। जैसे कि राजा रानी का जो व्यय है उस व्यय में क्या किया जाए, कमी किया जाए। कुल मिला के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनमें जो आपने कर आरोपित किए हुए हैं उन करों को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इन 4 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद भी फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पर नहीं आ पा रही थी। तब जाकर तुर्गो ने बोला कि अब एक काम करते हैं कि आप जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, जिनके पास संपत्ति तो बहुत अधिक थी लेकिन कर को वो देते नहीं थे, तो तुर्गो ने बोला कि आपको विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर भी कर आरोपित करना होगा। अब जब ये बात तुर्गो ने कही राजा से, तो जब सामंतों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने तुर्गो की बात का विरोध किया। अब चूंकि सामंतों का प्रभाव था रानी पर, अंतवानेत पर, तो उसके कारण क्या किया गया कि तुर्गो को वित्त मंत्री पद से
हटा करके और किसको नियुक्त कर दिया गया? नेकर को। जब नेकर बैठता है वित्त मंत्री के पद पे, तो नेकर तुर्गो की सभी बातों को मानता है कि तुर्गो ने जितनी भी बातें बोली हैं वो लगभग सही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बात का विरोध करता है तुर्गो की, वो ये है कि हमें विदेशों से ऋण नहीं लेना। तुर्गो कहता है कि विदेशों से ऋण नहीं लेना चाहिए, जबकि जो नेकर होता है वो क्या बोलता है कि हमें विदेशों से ऋण लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, देखिए ये कब है? 1776, 1776, और ये वो समय है दोस्तों जब अमेरिका की क्रांति हो रही होती है। चूंकि फ्रांसीसी सेना भी जाती है अमेरिका के सहयोग के लिए, तो फ्रांस को चूंकि वित्त की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए नेकर महोदय बोलते हैं कि हमें जो है विदेशी ऋण लेना पड़ेगा। तो अब विदेशी ऋण हमने लिया, विदेशी ऋण लेने के बाद भी चूंकि फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी, मजबूत नहीं हो पा रही थी, तो फिर नेकर महोदय ने भी क्या बोल दिया कि हमें फिर अब जो है तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस बात का विरोध फिर किया सामंतों ने, तो फिर नेकर महोदय को भी वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन हटाने से पहले नेकर ने एक प्रमुख कार्य ये किया था कि फ्रांस की के वित्तीय विवरण को उन्होंने प्रकाशित करवा दिया था। कहने का मतलब ये था कि एक खाका तैयार किया नेकर महोदय ने, और उस आर्थिक विवरण में इस बात का ब्यौरा था कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, कितना पैसा कहाँ जमा होता है, कहां से आता है, कौन टैक्स देता है, कौन टैक्स नहीं देता। तो ये जब समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ तो फ्रांस की जनता को पहली बार पता लगा कि ये जो सामंत वर्ग है, ये जो पादरी वर्ग हैं जिनके पास इतना पैसा है, इतने विशेषाधिकार हैं, वो तो एक भी टैक्स नहीं देते। और टैक्स वसूला किससे जाता है? हम गरीब जनता से वसूला जाता है। तो इस बात का फ्रांस की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और ये एक उपलब्धि मानी जाती है फ्रांस की क्रांति में। नेकर महोदय का योगदान भी है ये। ठीक है, तो जब नेकर महोदय ने बोला कि आप विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर भी कर लगाओ, तो उनको भी हटा दिया गया। इसके बाद बनाया जाता है कैलोन महोदय को। जब कैलोन महोदय को वित्त मंत्री पद पर बैठाया जाता है, चूंकि ये राजा के कृपा पात्र होते हैं, मतलब कि राजा की कृपा इन पर बनी है, तो अब राजा जो चाहता था उस हिसाब से ये काम उस समय पर ये कैलोन महोदय करते थे। तो इन्होंने बोला कि हमें विदेशों से ऋण लेना पड़ेगा, भले ही ऊंचे ब्याज दर पर लेना पड़े। तो निश्चित तौर पर ऊंचे ब्याज दर को चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था? जनता पर कर लगाना पड़ता। और हुआ भी यही कि जो आपका कैलोन महोदय थे, उनके कहने पर राजा ने क्या किया? जनता पर भारी भारी कर लगा दिए। इससे जनता में विद्रोह की भावना जो है फूट पड़ी और वो सड़कों पर आ गए। तब जाकर के आपके जो कैलोन महोदय थे, इन्होंने एक विशिष्टों की सभा बुलाने का आग्रह किया। तो वो विशिष्ट कौन से लोग थे? वही उच्च पादरी और उच्च सामंत लोग। अब विशिष्टों की सभा बुलाई गई। उस सभा में भी यही बात किया गया कि अब आप लोगों पर जो है तो कर लगाना पड़ेगा। अब जब ये बात फिर से बोला गया तो सामंत और पादरी वर्ग जो थे, उन्होंने भी कैलोन का विरोध किया, और अंततः कैलोन को भी अपना पद जो है गंवाना पड़ा। अब फ्रांस में जो है तो ब्रीन महोदय को वित्त मंत्री पद पर बैठाया जाता है 1787 में। ठीक है, इन्होंने जब ये फ्रांस पर बैठे तो इन्होंने सीधे सीधे राजा को बोल दिया कि आपको अगर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, उसको मजबूत करना है, तो ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, इन प्राप्त वर्गों पर आपको दो प्रकार के टैक्स जो है लगाने पड़ेंगे। एक था आपका संपत्ति कर और दूसरा है आपका स्टाम्प कर। ये दो प्रकार के कर लगाने पड़ेंगे। तो राजा को भी चूंकि अभी तक इन्हीं बातों पर गतिरोध उत्पन्न होता आया है और सारे वित्त मंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ा है, तो ब्रीन महोदय के कहने पर लुईस लाहवे ने क्या बोला? संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क या कर को लगाने का आदेश दे दिया। अब आपको पता है कि पार्लियामा का काम क्या था? पार्लियामा का काम था कि राजा के द्वारा दिए गए आदेशों को लिपिबद्ध करना, और जब पार्लियामा लिपिबद्ध कर लेती तब ही यह चीज जो है तो कानून के रूप में सामने आती। लेकिन पार्लियामा ने लिपिबद्ध को करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि पार्लियामा में भी कैसे लोग बैठे हुए हैं? वही व्यक्ति बैठे हैं जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, सामंत या उच्च पादरी वर्ग।
अब यही लोग अपने ही लिए तो कुआं नहीं खोदेंगे, क्योंकि अगर ये लोग अगर आदेश को लिपिबद्ध कर देते तो निश्चित रूप से उन्हें भी वह कर जो है देना पड़ता। तो पार्लियामेंट ने यह कहकर राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करने से मना कर दिया कि फ्रांस में नया कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो किसके पास है? स्टेट्स जनरल के पास है, स्टेट्स जनरल। तो अब जब राजा की बातों का या उसके आदेशों का अवहेलना किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो राजा ने पार्लियामेंट को भंग कर दिया और उसके सभी सदस्यों के लिए उसने लेटर द कैचे भी जारी कर दिया। ये वही लेटर द कैचे है जिसमें कि सदस्यों का नाम भर के उनके विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज कर और उनको सजा सुनाई जाती थी। अब बात आती है कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 को क्यों बुलाया गया। बात यही थी कि अब फ्रांस में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर भी ये 2 प्रकार के नए कर आरोपित करने थे, और आरोपित करने की शक्ति चूंकि पार्लियामेंट ने मना कर दिया, उसने बोला किसके पास है? स्टेट्स जनरल के पास है। तो अब हम देखते हैं स्टेट्स जनरल का यहाँ पर क्या रोल था। अब बात ये होगी कि जो स्टेट्स जनरल था, स्टेट्स जनरल का जो आखिरी अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1614 में हुआ, 1614 में। और तब से लेकर स्टेट्स जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया, और अब कब बुलाया गया? जाकर 5 मई 1789 में। कहने का मतलब है कुल कितने वर्ष हो गए? लगभग 175 175 ईयर बाद जो है स्टेट्स जनरल को बुलाया जाता है। अब चूंकि अब आप ही समझिए कि 175 साल पुरानी संस्था जो लगभग मृतप्राय हो चुकी है, उसकी कार्य प्रणाली क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे, अब किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन फिर भी बहुत रिसर्च किया गया, ढूंढा गया कि भाई जो वो स्टेट्स जनरल थी 175 साल पहले, उसमें कितने सदन होते थे, कितने सदस्य होते थे, किस प्रकार से वो काम करती थी। जब सारा चीजें देखा गया तो कुछ बातें निकल करके सामने आई कि जो स्टेट्स जनरल था उसमें कितने सदन हुआ करते थे? 3 सदन हुआ करते थे, जिसके नाम थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में आपके पादरी वर्ग हुआ करते थे, सेकेंड स्टेट में आपके सामंत वर्ग हुआ करते थे, और थर्ड स्टेट में आम जनता हुआ करती थी। ठीक है, जब इसके बारे में और पता किया गया कि ये कार्य कैसे करती है, तो पता चला कि जो 175 वर्ष पुरानी जो स्टेट्स जनरल थी उसमें इन तीनों सदनों की जो बैठक हुआ करती थी वो अलग अलग कमरों में हुआ करती थी। मतलब एक कमरे में ये बैठते थे फर्स्ट स्टेट के, दूसरे कमरे में अलग सेकेंड स्टेट बैठता था, और तीसरे कमरे में अलग बैठते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये भी पता चला कि इनके मध्य जो भी प्रस्ताव पारित होता था वो सदन की संख्या के आधार पर पारित होता था। कहने का मतलब कि अगर कोई प्रस्ताव पारित होगा तो वो पारित कब होगा? जब 2 मत प्राप्त हो, और ये हर एक सदन का कितना मत होता था? यहां पर 1 मत होता था। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेट का 1 मत, सेकेंड स्टेट का 1 मत। अब यहां पर बताइए, क्योंकि ये जो कर लगाने की बात हो रही है, ये किस पर लगाने की बात हो रही है? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पर। तो निश्चित तौर पर अगर पुरानी पद्धति के हिसाब से अगर प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा तो क्या यह प्रस्ताव पारित हो पाएगा? क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो हमें कर आरोपित करना है, तो निश्चित तौर पर पारित वो नहीं होगा। तो अतः इसकी कार्य पद्धति पर बदलाव लाने की बात भी कही गई। ठीक है, अब जब कही गई तो उसमें यह कहा गया कि ये जो सदस्य संख्या है, जो कि इनकी जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई, प्रथम स्टेट की जो सदस्य संख्या थी वो 300 थी, सेकेंड की भी थी कितनी? 300, और थर्ड स्टेट की संख्या को राजा ने बढ़ाकर 300 की जगह कितना कर दिया था? 600 कर दिया। एक सुधार ये किया गया राजा के द्वारा, और दूसरा सुधार ये था कि इनकी जो बैठक होगी वो अलग अलग कमरों में ना होकर एक कमरे में होगी। ठीक है, और साथ में यह भी कहा गया कि कोई भी प्रस्ताव जो पारित होगा वो सदन की संख्या पर ना पारित होकर सदन की सदस्य संख्या के आधार पर पारित होगा। कहने का मतलब कि अब देखिए कुल कितने सदस्य हो गए? 1200। अब कोई भी प्रस्ताव पारित कब होगा? अगर उसको लगभग 600 के ऊपर 601/599 भी मत प्राप्त होते हैं तो 601 वाले
प्राप्त जो मत है, तो अतः प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाएगा। तो अब सदन की संख्या के आधार पर ना पारित होकर सदन की संख्या के आधार पर मत या प्रस्ताव को पारित होना था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुमत के आधार पर, ठीक है, कि अगर बहुमत के आधार पर कोई भी प्रस्ताव पारित होगा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के आधार पर, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब जब ये बात कही गई तो चूंकि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे आपके फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर, तो ये विवाद जो है बहुत दिनों तक चलता रहा। रोज सभा बुलाई जाती और बिना किसी निर्णय के वो सभा स्थगित हो जाती, और अंततः हुआ क्या, अंततः इन सब की हरकतों फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से परेशान होकर थर्ड स्टेट ने 17 जून 1789 को अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। ठीक है, और राष्ट्रीय सभा घोषित करने के उपरांत जब राजा के द्वारा बोला गया कि आप लोग जो है तो इस सदन से उठ करके जा सकते हैं, तब इस राष्ट्रीय सभा से ही एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है जिसका नाम होता है मिराबो। तो मिराबो बोलता है कि हम यहाँ पर जनता की इच्छा से बैठे हैं और जब तक हमें बंदूक या गोलियों से ना भगाया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तब जो है तो राजा थोड़ा सोच में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। तब राजा जो है इन्हें पुनः बुलवाता है कि जो तीनों सदन है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा वर्साय के शीश महल में। अब जब वर्साय के शीश महल में बुलाया जाता है अधिवेशन 20 जून 1789 में, तो चूंकि रानी पर सामंतों का प्रभाव होता है, तो सामंतों ने बोला कि एक काम करते हैं, सदन का बाहर से गेट बंद करवा देते हैं, तो जब ये लोग आएंगे ही नहीं तो अधिवेशन होगा ही नहीं। तो रानी ने किया भी यही कि जो तृतीय स्टेट के बैठने की जगह थी वहां पर क्या लगवा दिया गया, ताला लगवा दिया गया। अब जब थर्ड स्टेट के मेंबर आते हैं वर्साय के शीश महल में, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये वापस वहीं वर्साय के शीश महल के बाजू से एक स्थान था जहां पर टेनिस खेला जाता था, उसी कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक शपथ ली, और उसी शपथ को किस नाम से जाना जाता है, टेनिस कोर्ट की शपथ, जो 20 जून 1789 में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के द्वारा लिया गया। तो बात ये उठती है कि टेनिस कोर्ट की शपथ में शपथ क्या लिया गया। स्थान तो हमें पता चल गया है कि वो टेनिस कोर्ट था, वर्साय के शीश महल के बगल में स्थापित था। तो अब शपथ क्या थी, शपथ ये थी कि राष्ट्रीय सभा यह निश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हम का मतलब कि राष्ट्रीय सभा के सदस्य, राष्ट्रीय सभा यह सुनिश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और जब तक फ्रांस के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता हम समय समय पर मिलते रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के द्वारा शपथ ली गई। अब जब शपथ ली गई और राजा को इस बात की खबर लगी, तो राजा भी थोड़ा सा चिंतित हो गया। तो उसने पुनः 23 जून 1789 को पुनः जो है तीनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया तो उसमें चूंकि राजा जो है तृतीय सदन से जो है रुष्ट हो चुका है ना, तो अब वहां पर जब बुलाया तो राजा उनसे कुछ बातें करता है, उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखता है कि अब जो आप लोगों की बैठकें होंगी वो संयुक्त बैठक होगी, एक ही जगह होगी, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग हैं उनके विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और यह कहकर राजा जो है वहां से चला गया, और प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के भी सदन के लोग चले गए, लेकिन तृतीय सदन के लोग वहां पर बैठे रह गए। तो जब उनसे बोला गया कि अब आप भी अपने अपने घर जाएं, तब पुनः वहां पर कहा जाता है कि हम जो है यहाँ पर जनता की इच्छा से उपस्थित हुए हैं और हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तब राजा थोड़ा सा और चिंतित होता है, और राजा जो है अब यही जो बात राष्ट्रीय सभा थी, यही राष्ट्रीय सभा कालांतर में 9 जुलाई 1789 को अपने आप को संविधान सभा के रूप में घोषित कर देती है। ठीक है, कि राष्ट्रीय सभा जो है वो अब फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस हेतु 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा को संविधान सभा की घोषित कर दिया जाता है। अब जो है राजा परेशान हो उठता है, क्योंकि अब संविधान में किन किन बातों का उल्लेख होगा, क्योंकि तृतीय सदन में जनसाधारण वर्ग था, और इस जनसाधारण वर्ग को फ्रांस की या पेरिस की संपूर्ण जनता का इन्हें मत प्राप्त था। ठीक है, तो अब है क्या कि राजा अब चिंतित होकर के उसने पेरिस में सेना की संख्या जो है बढ़ानी चालू कर दी,
कि अब संविधान सभा में जो है तो उसने काफी सारी सेनाएं जो है एकत्रित कर दी, लगा दी, कि ताकि शायद हो कि सेना के बल पर ये तृतीय सदन के लोग जो है डर जाएं और ये फ्रांस छोड़कर भाग जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर तभी पता लगता है कि लुई 16वें ने जो है ब्रीन महोदय को वित्त मंत्री पद से हटा दिया है और उन्होंने पेरिस में और ज्यादा सेनाएं जो है बुला ली हैं। तभी वहां की जनता को पता लगता है कि पेरिस में ही एक बास्तील का दुर्ग है और वो जो दुर्ग है वो राजा की निरंकुशता का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक कैदियों को जो है रखा जाता था। और साथ में वो एक शस्त्रागार भी था जहां पर राजा के सैनिकों के हथियार वगैरह रखे होते थे। तो जब वहां फ्रांस की जनता को पता लगता है तो वो जनता पूरी की पूरी फ्रांस की, पेरिस की, उस बास्तील दुर्ग के पास पहुंच जाती है। तब राजा के सैनिकों और फ्रांस की आम जनता के मध्य कुछ संघर्ष होता है और उस संघर्ष के फलस्वरूप जितने भी सैनिक होते हैं उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाता है और बास्तील दुर्ग में जितने भी शस्त्र या हथियार रखे होते हैं उनको लूट लिया जाता है। यह जो घटना घटित होती है वो 14 जुलाई 1789 को घटित होती है और इसी घटना को बास्तील दुर्ग के पतन के नाम से जाना जाता है। और यही वो दिन है 14 जुलाई, जिस दिन बास्तील दुर्ग का पतन हुआ। उसी दिन को फ्रांस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण कारण मिल करके आपके फ्रांस के तात्कालिक कारक का निर्माण करते हैं और फ्रांस के तात्कालिक कारण को भी हम फ्रांस की क्रांति के कारणों में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रांस की क्रांति के कारण थे वो कारण यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फ्रांस की क्रांति का फ्रांस में साथ ही विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हम फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव हुए व क्या परिणाम हुए। ठीक है, उन परिणामों या प्रभावों की चर्चा हम इन बिंदुओं पर करेंगे जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको अगर ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है मेंस एग्जामिनेशन में 6 मार्कर में ही पूछेगा, तो आपको बस 2-3 लाइन की में पृष्ठभूमि बताना है फ्रांस की क्रांति की और उसके बाद इन प्रभावों का उल्लेख कर देना है इस आरेख के माध्यम से। अब मैं बात करता हूं जो पहला है आपका कि निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। अब जो कि हमने पढ़ा है अभी तक कि फ्रांस की क्रांति के कारणों में एक निरंकुश राजतंत्र भी था। ठीक है, अब चूंकि ये जो क्रांति संपन्न हुई वो भी राजा की स्वेच्छाचारिता, उसकी निरंकुशता पर ही ये क्रांति संपन्न हुई थी। फलस्वरूप जब ये क्रांति खत्म हुई तो जो बोर्बो वंश के शासक थे अब वो फ्रांसीसी जनता के सम्राट जो है नियुक्त कर दिए गए। हालांकि अभी भी जो है यहाँ पर लुई 16वें का ही शासन होता है और जिसे कि बाद में जाकर के 1793 में जो है फांसी पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रांस में बोर्बो जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी समाप्ति होती है। इसके बाद है दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की विशेषाधिकारों की समाप्ति। अब यहाँ पर आपको हमने कारणों में पढ़ा था कि फ्रांस में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत 2 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का समाज, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेषाधिकार हीन वर्ग। तो चूंकि ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जो कि संपत्ति तो इनके पास थी लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के करों का वहन नहीं करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब क्रांति संपन्न हुई तो अब इन सारे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के सभी विशेषाधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति संपन्न हुई थी वो स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता को लेकर के ज्यादा हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं मध्यम वर्ग को यथोचित स्थान जो है प्राप्त हुआ। अब हमने ये देखा था कि जो मध्यम वर्ग था वो उस फ्रांस के समाज में उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है और मध्यम वर्ग के मध्य जो है बहुत असमानता रखी गई थी और उसी असमानता को लेकर के मध्यम वर्ग ने इस क्रांति को संपन्न किया और क्रांति संपन्न होने के पश्चात उन्हें वह स्थान जो है प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका चर्च और पोप की सर्वोच्चता में गिरावट। अभी हमने देखा कि कारणों के अंतर्गत पढ़ा था हमने कि पोप व जो चर्च हुआ करते थे वो सारे उच्च पदाधिकारी होते थे, ये लोग भ्रष्ट होते थे। ठीक है, जब ये क्रांति संपन्न हुई तो इन चर्चों की सर्वोच्चता में गिरावट भी देखने मिलती है। मतलब ये है कि अब जो है वही व्यक्ति जो चर्च या पोप की गद्दी पर बैठेगा जो संविधान की शपथ लेगा, साथ ही साथ इन्हें कैसे अपना दैनिक जीवन व्यतीत करना है उस पर भी इनका नियंत्रण स्थापित करवाया गया। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना। तो हमें पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वो मूलतः इन्हीं नारों के साथ हुई। ये जो नारा था हमने अभी पढ़ा था कि रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्योंकि ये तीनों चीजों की कमी तत्कालिक फ्रांस के समाज में हमें दिखलाई पड़ रही थी, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकारहीन वर्गों के मध्य। तो जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई, उस क्रांति का परिणाम हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना के साथ ही दिखलाई पड़ता है। फिर है आपका मानवाधिकारों की घोषणा हुई। तो जब ये क्रांति का एक परिणाम यह भी है, मानवाधिकारों की घोषणा स्पष्टता की गई वहां पर अगस्त 1789 में, और वहां पर सारे जो फ्रांस की जनता है उनमें काफी सारे अधिकार, मानवाधिकारों का उल्लेख भी किया गया। जैसे सभी मनुष्य जो है वो लगभग समान है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, व कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, सभी व्यक्ति को भाषण देने, लेखन करने का अधिकार है। इस प्रकार से मानवाधिकारों का भी उल्लेख इस क्रांति का एक प्रमुख परिणाम है। फिर बात करते हैं आर्थिक सुधार। तो फ्रांस की क्रांति होने का एक प्रमुख कारण था फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उसका सुदृढ़ ना होना। और जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई उसके बाद काफी आर्थिक सुधार भी फ्रांस में किए गए। जैसे कि जो चर्च था, जो सामंत वर्ग की जो संपत्ति थी, उनका जो भूमि था वो लेकर उस भूमि व संपत्ति का क्या किया गया, पुनर्वितरण कर दिया गया फ्रांस के समाज में। इसके बाद है लास्ट है आपका प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पेरिस था, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कम्यून गठित किया गया, कम्यून। और इस कम्यून का जो प्रमुख अधिकारी था, उस अधिकारी की नियुक्ति जो है जनता के माध्यम से निर्वाचित अधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये एक प्रमुख प्रभाव था, प्रमुख परिणाम था फ्रांस की क्रांति का। तो एक बार आप इसको नजर यहाँ पर देखें कि इन क्रांति के प्रमुख परिणामों पर, और इसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो क्रांति हुई यह फ्रांस में ही क्यों संपन्न हुई। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं पुनः मैंने, तो इन बिंदुओं पर गौर कीजिए। तो उनमें पहला है आपका कि अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली। चूंकि फ्रांस में प्रारंभ से ही राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और वहां पर जो शासन प्रणाली थी वो अति केंद्रीकृत थी, मतलब कि राज्य का जो कर्ता धर्ता था वो राजा ही होता था। तो यहाँ पर अगर एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को सुचारू संचालन के लिए जो राजा का योग्य और अनुभवी होना बहुत जरूरी होता था। लेकिन जो लुई 16 था वो अदूरदर्शी था, अयोग्य था। उसका तो सारा दिन जो है वो सिर्फ शिकार खेलने में और नाट्यशालाओं में ही गुजरता था, और इसलिए जो ये लुई 16 की अदूरदर्शिता थी, इसी अदूरदर्शिता ने ही फ्रांस में क्रांति को संपन्न करवाया। फिर दूसरा है आपका रीजन फ्रांस में मौजूद सामंत वर्ग। अब बात यह थी कि जब फ्रांस में लुई 13 का शासनकाल चल रहा होता है तो उसके शासनकाल में इन सामंतों के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कालांतर में जब लुई 14, 15 और 16 का शासनकाल आता है तो धीरे धीरे यही सामंत वर्ग जो है अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, और जब स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो फ्रांस में ही राजनीतिक उथल पुथल करने में भी इनकी स्पष्ट भूमिका नजर आती है। ठीक है, इस प्रकार से बात करें, जो थर्ड रीजन दिखता है हमें वो है किसानों की स्थिति का सुदृढ़ होना। अगर हम बात करें तो फ्रांस के जो किसान थे वो यूरोप के अन्य देशों के किसानों की तुलना में इनकी स्थिति काफी मजबूत थी। ये आर्थिक रूप से तो संपन्न थे ही, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति भी ये किसान सजग थे। यही परिणाम था कि ये जो किसान थे क्रांति काल में ही मध्यम वर्ग का इन्होंने साथ दिया और फ्रांस में ही क्रांति को संपन्न बनाया। इसके बाद है प्रबुद्ध दार्शनिकों का योगदान। कहा जाता है कि अगर किसी देश के जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, अगर वो नहीं होंगे तो संभव है कि उस देश में क्रांति नहीं हो। इसलिए आपका एक कथन आपने सुना होगा कि जो नेपोलियन कहता है कि अगर फ्रांस में रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति संभव
नहीं होती। तो चूंकि ये जो दार्शनिक थे, दार्शनिकों में हमने मॉन्टेस्क्यू का नाम लिया, हमने दिदरो का नाम लिया, हमने वॉल्टेयर का नाम लिया, रूसो भी हैं। ये ऐसे विचारक थे, ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ऐसे समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को फ्रांस के समाज में स्थापित किया और लोगों को इसके बारे में जागरूक करवाया। और ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये सिर्फ वर्तमान फ्रांस में ही दिख रही हैं, जबकि विश्व यूरोप के अन्य देशों में हमें ऐसी अभी कोई घटनाएं घटित होती दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सशक्त मध्यम वर्ग। अब चूंकि फ्रांस में हमने अभी देखा था कि जो विशेषाधिकार हीन वर्ग थे, उन हीन वर्गों में एक मध्यम वर्ग भी था जो कि शिक्षित था, जिसके पास पूंजी भी थी। तो इन दार्शनिकों के विचारों, इनके सिद्धांतों को समझने के लिए फ्रांस में ही वो मध्यम वर्ग था जिसने इन दार्शनिकों के विचारों को, सिद्धांतों को सुना, वह समझा, और साथ में इसी मध्यम वर्ग के कारण ही फ्रांस में क्रांति संपन्न होती है। फिर नेक्स्ट है आपका सैनिकों में असंतोष। चूंकि फ्रांस के जो सैनिक होते हैं वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल होते हैं, और जब ये उस स्वतंत्रता संग्राम से वापस अपने देश लौटते हैं तो ये भी अपने साथ उस भावना को लेकर के आते हैं। और अमेरिकी सैनिकों को स्वतंत्रता चूंकि मिल चुकी होती है तो उसी स्वतंत्रता की भावना के साथ ये भी फ्रांस में मध्यम वर्ग का सपोर्ट करने में लग जाते हैं। साथ ही साथ फ्रांस की जो सेना होती है उसको ना तो अच्छे वस्त्र मिल पाते थे, ना ही उनके उचित भोजन का प्रबंध वगैरह हो पाता था राज्य के द्वारा। तो इन सैनिकों में जो है असंतोष की भावना प्रबल होती जा रही थी, और यही कारण था कि इन सैनिकों ने फ्रांस के क्रांति काल में मध्यम वर्ग का साथ दिया और क्रांति को संभव बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो हमारा पहला लेक्चर का पार्ट डिसाइड किया था वो यहाँ पर पूर्ण होता है, और जो शेष पॉइंट्स हमने चर्चा की थी जिनकी, वो सेकेंड लेक्चर में हम उसको पूरा कवर करेंगे। और तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।